जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के ग्राम धनोरा में स्थित विजडम वुड पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने किया का सांस्कृतिक कार्यक्रम। विजडम वुड पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। स्कूल के चेयरमैन संजीव कुमार ने राज्यपाल को स्कूल का प्रतीक चिन्ह देकर व पटका पहनाकर किया स्वागत। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपा त्यागी ने अपने हाथों से बनाई राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पेंटिंग को देखकर राज्यपाल का स्वागत किया और विधायक विजयपाल आरती ने भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को फूलों का गुच्छ देकर स्वागत किया। विजडम वुड पब्लिक स्कूल में चल रहे कार्यक्रम में रामकिशोर त्यागी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बताया। सुनते हैं रामकिशोर त्यागी को। स्कूल के वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, जिले की जिला अधिकारी महोदया बहन जी, जिले के कानून व्यवस्था के रखवाले मान्यवर नरेंद्र त्यागी, जो पुराने राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, भारत भूषण जी जो पद्मश्री से सुशोभित हुए हैं, अवनीश जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, माननीय अतिथि जी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो सहजता से यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें शायद ज्ञान और भान नहीं होगा कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है। इससे पहले आप बिहार के राज्यपाल थे, केरल के राज्यपाल थे, और आज तो राजनीति में बहुत लंबी लाइन और दौड़ हो गई है। मैं जब 80 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए राजीव गांधी मंत्रिमंडल के लोगों का नाम याद किया करता था, रटा करता था, तब भी आरिफ मोहम्मद खान जी का नाम मंत्रिमंडल में लिया जाता था। और आज से नहीं, छात्र जीवन से आपने अपना परचम लहराया। हम तो छोटे छोटे सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे थे जब आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। जोर से ताली बजाएंगे, कितना लंबा अरसा हो गया है। और बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय संभाला, भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला, और आप सोच नहीं सकते राजीव गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में जब शाहबानो केस में संसद में चर्चा हुई तो आपने उसके विरोध में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। कहाँ इतनी बड़ी शख्सियतें आज पैदा होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके लिए संसद में लड़ाई लड़ी। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान स्कॉलर केवल वो राजनेता नहीं हैं। राजनेता तो आज बहुत मिलते हैं, लेकिन जो
स्कॉलर रहे हों, इस्लामिक थॉट के विद्वान रहे हों, जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को उर्दू में लिखा हो, ऐसी शख्सियत आज हमारे मंच पर विराजमान है। ये बड़ी बात है। आप हमेशा मुस्लिम सुधार के पुरोधा रहे। स्थितियां कितनी भी विपरीत हुई रही हैं देश में, लेकिन आपने मजबूती से अपनी बात कही। आज हिम्मत नहीं होती कहने की। मैं आपके सम्मान में मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ रहा हूं। वास्तव में इतनी बड़ी शख्सियतें इस क्षेत्र में आई हैं। धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, सूदना, दूर दूर से आए लोगों को मैं नमन करता हूं। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है, विद्यालय का सम्मान बढ़ा है, शिक्षकों का हौसला बढ़ा है और विद्यार्थियों को एक बड़ा मोटिवेशन मिला है कि सामान्य स्याना के पास जैसी जगह से भी आदमी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच सकता है। ये मोटिवेशन ही अतिथि के आने के बाद विद्यार्थियों को मिलता है। गालिब का एक शेर पढ़ रहा हूं मान्यवर। आप आए हमारे घर खुदा की कुदरत है। ये उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप आए हमारे घर, खुदा की किस्मत है, कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्जा गालिब का एक महान शेर है। आपकी शख्सियत में मिर्जा गालिब का एक शेर मैं और पढ़ रहा हूँ, जिसे लता मंगेशकर ने गज़ल के रूप में भी गाया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां मगर फिर भी वो कम निकले। आप मंचासीन हुए, बहुत अरमान पूरे हुए, लेकिन विद्यार्थियों को आपका आशीर्वाद चाहिए। आप बिहार से आए हैं, राज्यपाल का दायित्व वहाँ का है। वहाँ के महान कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मिर्जा गालिब के वालिद भी 5 साल के जब मिर्जा गालिब थे तब मर गए थे, और आज 200 साल बाद भी दुनिया का कोई आदमी है जो उसकी शख्सियत को ना जानता हो। तो बच्चों, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये किसी को कमज़ोर नहीं बना सकती। तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मार्तंड प्रखर, तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मार्तंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। देखो, अभिभावक बैठे हैं, मैं शिक्षा का व्यक्ति हूँ। एक बात कह रहा हूँ कि यदि इन उभरते हुए बच्चों को मार्ग साफ नहीं मिला, यदि आपने इनके साथ न्याय नहीं किया, तो देश हार जाएगा। तामस बढ़ता गया यदि धकेल प्रभा को, ये तामसी प्रवृत्तियां यदि प्रभा को धकेल कर इन्हें पीछे हटाती रहीं, तो तामस बढ़ता गया यदि धकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। मान्यवर, यही अन्याय हमें मारेगा, फिर स्वदेश हारेगा, फिर स्वदेश हारेगा। माननीय जो एक बड़े व्यवसायी हैं, इस क्षेत्र में इतने सुंदर विद्यालय का निर्माण किया, इसके पीछे कोई विचार था। उनके माता पिता की इच्छा थी, विशेषकर उनकी माँ की इच्छा थी कि शिक्षण संस्थान कोई खुलना चाहिए। माँ सबको प्यारी लगती है, लेकिन वो अपनी माँ को ज़्यादा लगाव करते थे। उनके लिए एक पंक्ति समर्पित कर रहा हूँ।
सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। मैं समापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मान्यवर मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर पढ़ रहा हूँ। महान शेर उन्होंने लिखा था जब उनको जेल कर दी गई थी 1950 के समय में। वही काम संजय जी ने किया है, संजीव त्यागी जी ने, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। जवाहरलाल जी भी पढ़ा करते थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज कितना बड़ा कारवां बन गया है। माननीय अतिथि जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्कार। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्कूल में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब सराहना की और स्कूल के चेयरमैन संजीव कुमार त्यागी की भी मंच से तारीफ की। कार्यक्रम के समापन के बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों ने जब वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम किया तो आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड के बारे में क्या बताया, आप भी चौंक जाएंगे। सुनते हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को। देखिए, आप हैं पत्रकार, आपको पहले ये मैं आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने का। कुरान में तो कहीं वक्त का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमज़ोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाए। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जी से चला रहा हो, कोई स्कूल है, कोई अनाथालय है, कोई पियाऊ है, कोई और धर्मार्थ का। यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है, दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी, होटल चला। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहाँ पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया, तो क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके? पटना ऐसी जगह है बिहार में जहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं, अरबों में। एक छोटा मोटी भी संस्था नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी, वक्फ करने के लिए हमारा कानून इजाज़त देता था किसी गैर मुस्लिम को कि वो वक्फ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन जो आह्वान किया गया है वो मुसलमानों से किया गया है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को गरीब आदमी पे, अपने पैसे को गरीब आदमी पे खर्च करो। वो तो आह्वान मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी गरीब है, किसी भी मत का मानने वाला, तो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम गरीब है वो भी स्टेक होल्डर है। और मैं पढ़ता हूँ, आप कहें तो कुरान की आयत, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन। जब पहले मामले में एक यहूदी को पैसा दिलवाया गया तो लोगों ने एतराज़ किया, और शायद कुरान को ये अंदाज, मतलब कुरान में इस संभावना को शायद ध्यान में रखा गया, एतराज़ किया कि आप गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं। उन्होंने कहा गौर से पढ़ो, ये है कि फ़कीर मुस्लिम निर्धन के लिए है और मिस्कीन गैर मुस्लिम निर्धन। तो अब मैं मानिए मैं नॉन मुस्लिम,
मैं नहीं हूँ मुस्लिम और गरीब हूँ, तो मेरा अधिकार है वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, वक्फ से फ़ायदे उठाने वाले का तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि वो कोई भी, उसके लिए एक ही मापदंड है कि अगर वो निर्धन और निस्सहाय तो उसका अधिकार। अब अगर जब आप मानिए कोई भी संस्था हो, आपका उद्देश्य है कि उद्देश्य होता है किसी भी से, अगर आप अपने उद्देश्य की प्रति कोई वफादारी ही नहीं है और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि करोड़ों अरबों की जो ये प्रॉपर्टी है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार पहल करे और इसको सुनिश्चित करे कि ये दुरुपयोग बंद हो और इसका लाभ उनको पहुँचे जिनका हक है कि उनको ये लाभ पहुँचना चाहिए। ठीक है। बिहार में चुनाव है, चुनाव के ऊपर गवर्नर एक ही अभी जो मैं बोला वही करूंगा। हम अपने आप को कभी छोटे खानों में मत बांटिए। भारत की ज्ञान की संस्कृति है, ये महान देश है, उस महानता को महसूस कीजिए और सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अभी आपने सुना बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में चौंकाने वाली बात बताई। आखिर वक्फ बोर्ड गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहा काम, यह तो सोचने वाली बात है। हापुड़ से एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज के लिए चंदन सिंह के साथ बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।